This is an ABP Life podcast. नरेंद्र मोदी की सरकार का कामकाज शुरू हो चुका है। तीसरी बार उन्होंने शपथ ले ली है और इसके साथ घरेलू स्तर पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके अलावा वैदेशिक और रणनीतिक मामलों में भी काफी कुछ बदल रहा है। हाल ही में रूस ने 2 ट्रेन कोयला भर कर भेजा है और वह पहली बार INSC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का उपयोग करके भेजा है, जिसमें ईरान भी सम्मिलित है और इसमें ट्रेन के साथ साथ सड़क मार्ग का भी उपयोग होता है। इससे क्या कुछ बदलेगा, कैसे इस रणनीतिक और राजनीतिक फैसलों का असर होगा जियोपॉलिटिक्स पर, इस पर मैं व्यालोक बात करूंगा डॉक्टर अमित सिंह से। JNU में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वैदेशिक मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। INSC से पहली बार रूस ने कुछ भेजा है, क्या कुछ बदल जाएगा इससे, या फिर इस पर बहुत निगाह थी भारत की और रूस की भी? थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, पिछले कुछ महीनों से 2 सालों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी कुछ बदला है। पूरा जो विश्व है वो अभी रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास के युद्ध को हम सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना का भी जो एक असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में, वो भी किसी से छुपा नहीं है और चाइना पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है। कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि स्वेज कनाल में एक शिप आड़ा फंस गया था। उसके बाद हर दिन हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा था। तो पिछले कई सालों से विश्व के सारे मुल्क अल्टरनेटिव ट्रेड रूट को खोजते आए हैं, उस पर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके का संघर्ष, युद्ध या नेशनल कैलेमिटी अगर हमारे डे टू डे यूज किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे आती है तो एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट तैयार होना चाहिए। और शायद इसी वजह से ही चाइना बहुत ही प्रखर तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे काम कर रहा है और वो एक अल्टरनेटिव रूट खोज लेना चाहता है जिसके माध्यम से चाइना अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंध जारी रखे। अभी जो G20 का भी मीटिंग हुआ था उसमें भी भारत ने कोशिश की कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूरोप और भारत मिलकर एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट की बात करें। तो पिछले कुछ समय से अल्टरनेटिव ट्रेड रूट पे भारत भी लगातार काम कर रहा है, जिसके सामरिक महत्व बहुत हो जाते हैं। उसी में से ही अभी पिछले महीने ही भारत को चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए ईरान ने मंजूरी दी और आने वाले 10 सालों तक चाबहार पोर्ट भारत की निगरानी में और रहेगा जी। अभी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हुई है, कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट का भारत में आने के कारण या भारत का उस पर जो स्वामित्व हुआ उसकी वजह से इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को अमली जामा पहनाया गया है और ये एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट है। बोला ये जा रहा है कि इससे पहले भारत रशिया के साथ या सेंट्रल एशिया के देशों के साथ जो हम लोग व्यापार करते थे वो ज्यादातर स्वेज कनाल के माध्यम से आता था और ये जो पूरा कॉरिडोर बना है, जो एक अल्टरनेटिव रूट निकाला गया है उससे, क्योंकि पहले स्वेज कनाल से अगर 45 दिन लग रहे थे तो इस रूट के माध्यम से 20 दिन में ही सारा साजो सामान भारत मुंबई पोर्ट तक पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में इससे भारत की अर्थव्यवस्था, सिर्फ भारत ही नहीं, रशिया की अर्थव्यवस्था, ईरान की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि जो कॉरिडोर है ये सेंट पीटर्सबर्ग से यानी रशिया से होते हुए सेंट्रल एशिया, नॉर्डिक स्टेट, बाल्टिक स्टेट, करीब
11-12 कंट्रीज को छूता हुआ ये कॉरिडोर निकल रहा है और वहां से सामान की आवाजाही हो रही है जी। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत को एक सुगम रास्ता मिल गया है जो आसान है, छोटा भी है और उसमें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। तो इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पे इसके काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। हमारा अच्छा खासा पैसा माल ढुलाई से बचेगा और समय भी कम लगेगा और सामरिक दृष्टि से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक ये अच्छा खासा माकूल जवाब भी कहीं ना कहीं तैयार हो गया है। जी, इसमें थोड़ा सा भारतीय विदेश नीति की भी बात करनी होगी क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रूस के साथ जिस तरह की नजदीकियां बढ़ रही है, 2 साल से रूस युद्ध में मुब्तला है यूक्रेन के साथ और अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा है। बावजूद इसके भारत किसी की गिदर भभकी में नहीं आ रहा है। उसने गैस भी खरीदा और अब ये भी किया। तो इससे आप कैसे देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, अमेरिका के साथ संबंधों पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तो अमेरिका और रशिया में तल्खी बढ़ी है और जिस प्रकार से ईरान का भी पूरा एटीट्यूड रहा इजराइल हमास वॉर के दौरान या ईरान के जो सामरिक महत्व के मुद्दे हैं उनको लेके अमेरिका का जो दृष्टिकोण है तो कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान में भी तल्खी बढ़ी है। और ऐसे में भारत जिसका अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध है और अमेरिका भी हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग अमेरिका के एलाइज हैं, क्वाड, ऑकस, इस तरह के क्षेत्रीय संगठनों की भी बात हुई है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये टाइट रोप वॉक है या ये भी बोला जाए कि पिछले कुछ समय से भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर बैलेंस बनाने की भी कोशिश की है अमेरिका से भी और रशिया के साथ अपने संबंधों में भी। अमेरिका लगातार भारत को प्रेशराइज करता आया है कि हमें अपने ईरान के साथ व्यापारिक संबंध खत्म कर लेने चाहिए, कम कर लेने चाहिए। यहाँ तक कि रशिया के साथ जो अभी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल और बाकी सारा व्यापारिक संबंध चल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि भारत क्योंकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं तो हम रशिया के साथ इस तरह की जो ट्रेड डील चल रही है उसको कम कर लें। लेकिन भारत ने ये कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए और भारत के इंटरेस्ट में रशिया के साथ हमारे संबंध जारी रहेंगे। हमने कई बार अमेरिका को भी कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो भारत अमेरिका की कठपुतली बने, लेकिन भारत ने साफ तौर से मना कर दिया है क्योंकि एक सशक्त गवर्नमेंट है और अभी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आ गई है और एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है। तो अमेरिका के लाख प्रेशर डालने के बावजूद भी, क्योंकि अभी हाल ही में ब्लिंकन ने फिर से पन्नू के मुद्दे पर यहाँ तक कि ये बोला गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने जा रहा है, तो उसका भी माकूल जवाब देते हुए एस जयशंकर ने बोला कि अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये भारत के आंतरिक मसले हैं और बहुत सोच समझकर ही हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। या आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बात होगी। तो भारत अमेरिका के किसी भी बहकावे और प्रेशर पे नहीं आ रहा है और हम जानते हैं कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और हर मुसीबत के समय पे रशिया हमारे साथ खड़ा होता आया है और इसलिए भारत भी इस विपदा की घड़ी में कहीं ना कहीं रशिया के साथ ही है। ऐसे में अमेरिका को अगर किसी भी तरह की परेशानी होगी मुझे लगता है वो गलत है। जी, एक आखिरी सवाल, भारतीय विदेश नीति एक संतुलन लेकर चल रही है, टाइट रोप पर जिसको चलना कहते हैं रूस और अमेरिका के बीच। बावजूद इसके अमेरिका को जिस तरह खरी खरी सुनाई है जयशंकर ने, इससे ये तय हो गया है कि भारतीय विदेश नीति अब
अपने राष्ट्रीय हितों के अलावा किसी की धौंस, किसी के धमकी से झुकने वाली नहीं है। इस पर संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहेंगे। जी, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि पिछले अगर हम भारत की विदेश नीति को पिछले कुछ सालों में देखें, नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है उसमें हमने कभी भी अमेरिका के प्रेशर में आए नहीं। उससे पहले भी कुछ हद तक हम लोग प्रेशर में आते थे, लेकिन जब भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती थी तो ऐसे में चाहे मनमोहन की सरकार रही हो, क्योंकि इस समय भी अमेरिका चाहता था कि हम ईरान के साथ अपने संबंधों को खत्म कर लें, तो हमने तब भी नहीं किया। और अभी की सरकार तो और भी ज्यादा मुस्तैद है, चुस्त है, और वो अमेरिका के किसी भी प्रेशर में आने वाले नहीं है। ये पिछले कई महीनों से, सालों से हमने ये तय कर दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब लीडिंग नैरेटिव को सेट करने में भारत का योगदान बहुत ज्यादा है, जिससे अमेरिका को मिर्ची लग रही है। और मिर्ची लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख गिरी है कुछ सालों में। जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.